चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका। क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका, जिसमें कल हम लोग पढ़े थे। इसका 2 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट हम लोग देख लिए थे प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना। और दूसरा हम लोग देखे थे यूकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें ये हम देख लिए थे। दोनों के बीच में अंतर भी हम लोग देख लिए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, ये या तो बैक्टीरिया बोलेंगे या जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं, या एक कोश के जीव में पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं बहुकोश के जीव में पाए जाते हैं। अब देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका है 2 प्रकार के। पहला हम लोग बोलेंगे पादप कोशिका। पहला क्या बोलेंगे? पादप कोशिका, समझे। और दूसरा हम लोग बोलेंगे जंतु कोशिका। ठीक है। पादप कोशिका को बोलना है बाबू प्लांट सेल। ठीक है, कल वाला ही दोहरा रहे हैं। और इसको बोलेंगे एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे पहले, कि पादप कोशिका क्या है और जंतु कोशिका। देखिए, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पादप में क्या होता है? पेड़ पौधा। और जंतु कोशिका का मतलब होता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, पादप के अलावा, वे सभी के सभी किस में आएंगे? जंतु कोशिका में। तो आज हम लोग देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। किसमें? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखेंगे कि इसमें अंतर क्या है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग समझिए, एग्जाम के पर्पज से याद तैयारी कीजिए। देखिए, यहाँ हम लिखते हैं पादप कोशिका, और यहाँ लिखते हैं हम लोग जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अगर अंग्रेजी जानना है इसका तो हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल, और इसमें बोलेंगे एनिमल सेल, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, अंतर में ही हम लोग जान जाएंगे किस प्रकार का कौन सा कोशिका है। ठीक है, देखिए, पादप कोशिका जो होता है साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? जंतु कोशिका से। जंतु कोशिका के आकार पादप कोशिका के आकार से छोटी होती है। पादप कोशिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका छोटी होती है। याद रखिए, ये जो होता है लगभग चौकोर होता है। इसकी आकार क्या होते हैं? चौकोर, और ये होते हैं गोल। समझे? ये होते हैं चौकोर और ये होते हैं गोल। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग 2 देख लिए कि पादप कोशिका की आकार बड़ी होती है और जंतु कोशिका का आकार छोटी होती है। पादप कोशिका जो होते हैं चौकोर होते हैं और जंतु कोशिका जो होते हैं गोल होते हैं। समझे? और आगे हम लोग देखेंगे कि लिखते क्या? लिख देते हैं। देखिए, यहाँ हम लिखेंगे यह बड़ी कोशिका होती है, या ये भी लिखेंगे इसकी कोशिका बड़ी होती है। यह बड़ी कोशिका होती है, और इसमें लिखना है बाबू कि यह छोटी कोशिका होती है। छोटी कोशिका होती है। समझे? होती है। लिखने से बेटर होगा कि बता देते हैं। तो ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है। तो ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे आप लोगों से कि इनमें से कौन सा कोशिका बड़ी है, अगर ये दे पादप कोशिका, जंतु कोशिका, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहिएगा? पादप कोशिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका छोटी होती है। ठीक है, ये चौकोर होते हैं और ये गोलाकार होते हैं। इसमें देखिए, इसमें होता है लवक आप लोग जानते हैं, और इसमें नहीं होता है लवक, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रकार के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को नहीं करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। तो इसमें होता है लवक और इसमें लवक नहीं होते हैं। समझे? उसके बाद देखिए, और क्या होता है इसमें? इसमें कोशिका भित्ति इसमें होता है और कोशिका भित्ति इसमें नहीं होते हैं।
समझे। इसमें होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति समझिए छाल, वृक्ष छाल जो होता है मोटा सा। कोशिका झिल्ली आप लोग में है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है। हम लोगों में कोशिका झिल्ली है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है, समझे। तो कोशिका भित्ति इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति के कारण इसकी आकार होता है नियमित और इसका होता है अनियमित। तो इसका अगला हम लोग अंतर देखेंगे कि इसका आकार नियमित होता है और इसका आकार अनियमित होता है, समझे। पादप में क्या बोलेंगे कि इसका आकार नियमित होता है और इसका आकार अनियमित होता है, समझे। अब देखिए गोल्जी का इसमें भी होते हैं और गोल्जी का इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे छड़ के रूप में होते हैं। यहाँ देख लीजिए हम किसके विषय में बोल रहे हैं, पादप कोशिका। इसमें छोटे छोटे छड़ के रूप में होते हैं और इसमें जो होता है जटिल रचना वाली होती है। गोल्जी का इसमें भी होता है और गोल्जी का इसमें भी होता है। तो इसमें छोटे छोटे आकार के होते हैं, सरल आकार के होते हैं, और इसमें बड़े बड़े आकार के होते हैं और जटिल आकार के होते हैं। ये भी कहेंगे इसमें गोल्जी का जो आकार है, रचना है, सरल है और इसमें क्या है, जटिल है। याद रखिए दोनों में होता है गोल्जी का, इसमें भी है गोल्जी का, इसमें भी है गोल्जी का, लेकिन इसमें सरल रचना वाली और इसमें जटिल रचना वाली, अर्थात इसमें छोटी छोटी छरनुमा और इसमें बड़ी बड़ी छरनुमा आकृति वाले होते हैं गोल्जी का। और क्या होता है इसमें देखिए, अब देखिए रसधानी, रसधानी दोनों में होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स, है ना। रसधानी इसमें भी होते हैं और रसधानी इसमें भी होते हैं। पादप कोशिका में रसधानी की जो आकार होता है क्या होता है, बड़ा सा, है ना। इसमें बड़ी रसधानी होती है और इसमें छोटी रसधानी होती है। किसमें, पादप में होता है रसधानी छोटा सा और जंतु में होता है बड़ा सा, सॉरी पादप में होता है बड़ा सा और जंतु में छोटा। जंतु में क्या होता है, छोटा रसधानी और पादप में बड़ा रसधानी। क्योंकि आप जानते हैं कि हम आपको बताए भी थे कि साल में वृक्ष जो होते हैं, कोई कोई वृक्ष 2 बार पत्ते गिराते हैं, एक बार गर्मी से बचने के लिए और एक बार ठंडी से बचने के लिए। उसका बस इतना ही होता है कि अपने अंदर क्या करना है, पानी को बचाना है। तो रसधानी की जो साइज होता है इसमें बड़ा होता है और इसमें छोटा होता है। तो लगभग हम 5 को बता दिए हैं, बस 5 अंतर पूछेगा आपसे, आराम से लिख दीजिए कि इसकी कोशिका बड़ी होती है, इसकी कोशिका छोटी होती है। ये गोलाकार रचना, सॉरी चौकोर रचना वाली होती है और ये गोलाकार रचना वाली होती है। इसमें जो होता है नियमित आकार के कोशिका होते हैं। इसकी आकार जो कोशिका होता है नियमित होता है और इसके कोशिका का आकार अनियमित होता है। इसमें लवक पाए जाते हैं, इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं, समझे। इसमें रसधानी बड़ी बड़ी पाई जाती है और इसमें छोटी रसधानी पाई जाती है। गोल्जी काय के विषय में अगर यहाँ पर लिखते हैं गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण कहिए चाहे गोल्जी काय कहिए चलेगा, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी काय की रचना इसमें होता है सरल, अर्थात छोटी छोटी छरनुमा, और इसमें गोल्जी काय का आकार होता है बड़ी सी और जटिल संरचना वाली। तो गोल्जी काय इसमें भी होता है, गोल्जी काय इसमें भी होता है। तो कहिए सर अंतर क्या हुआ, तो अंतर ये हुआ कि इसमें है छोटी छोटी और इसमें है बड़ी बड़ी। तो इसके गोल्जी काय की संरचना सरल और इसके गोल्जी काय की संरचना जटिल, यही अंतर है। रसधानी इसमें भी है, रसधानी इसमें भी, तो अंतर क्या है, तो इसकी राजधानी बड़ा सा और इसकी राजधानी छोटी। तो पादप कोशिका में राजधानी की आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिका में राजधानी की आकार छोटी होती है। बस ये एक अंतर है, बस। देखिए अब सिलेबस में अगला है पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का परिवहन, है ना। हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे अपने शरीर में, कोशिका में जो पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है उसके विषय में। वैसे क्लास 10th में पदार्थों का परिवहन मतलब परिवहन चैप्टर ही है एक अलग से, उसके विषय में पढ़ना है, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया है पदार्थों का परिवहन, तो इसके विषय में देख लेते हैं। देखिए परिवहन, परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे या चलेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग परिवहन, ठीक है। अब देखिए तो कोशिका जो होता है, कोशिका, प्रत्येक कोशिका वे शरीर के सभी भागों तक जो जरूरी चीज है उसको पहुंचाएगा,
जो जरूरी चीज है उनको सभी भागों तक पहुंचाएंगे, और ये पहुंचाना किसका काम है? कोशिका का। और अगर शरीर में हानिकारक पदार्थ बना है या बेकार पदार्थ बना है, अपशिष्ट पदार्थ बने हुए हैं, तो उसको निकाल करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। उसी को बोलते हैं पदार्थों का परिवहन। और ये सारा का सारा काम कौन करेंगे? कोशिका। तो हमारा कोशिका जो है मूल स्रोत से उपयोगी पदार्थों को, जो हमारे लिए उपयोगी है, उस पदार्थ को प्राप्त करके शरीर के सभी भागों में पहुंचा देंगे। और शरीर के विभिन्न भागों में जो अपशिष्ट पदार्थ बने हुए हैं, बेकार पदार्थ बने हुए हैं, हानिकारक पदार्थ बने हुए हैं, उनको रिसीव करके, उनको ले करके उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देंगे। इसी क्रिया को कहते हैं पदार्थों का परिवहन। और परिवहन चाहे वह पादप हो और चाहे वह जंतु हो, दोनों ही कोशिका में परिवहन अनिवार्य है। समझे? चाहे हम पादप कोशिका की बात करें और चाहे हम जंतु कोशिका की बात करें, दोनों ही कोशिका में परिवहन होना जरूरी है। तो समझ गए? अब देखिए, परिवहन जो होता है, परिवहन के क्रिया में जो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वह होता है कोशिका झिल्ली। चूंकि आपको बताए थे कोशिका झिल्ली को कहा गया है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, शुरुआत में ही बताए हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। देखिए, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कोशिका झिल्ली को यह जानकारी है कि किसे हमें जाने देना है और किसे हमें रोक देना है। समझे? आने देना है, जाने देना है, मतलब आदान प्रदान करना है। किसको नहीं जाने देना है, किसको जाने देना है, ये सारी की सारी जानकारी किसमें है? कोशिका झिल्ली में। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। मतलब चयन करके, चुन करके, पहचान करके, हाँ तुम हमारे लिए उपयोगी है तो चलो अंदर चलो, तुम हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो बाहर हो जाओ। जैसे विसरण की प्रक्रिया देखते हैं, पादप में होता है विसरण प्रक्रिया। पादप में क्या होता है? विसरण। और विसरण प्रक्रिया से पादप में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, चाहे वह CO2 और चाहे वह O2। CO2 या O2 का जो आदान प्रदान होंगे किसमें? पादप कोशिका में। तो किस क्रिया के द्वारा होगा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर पहले समझिए, पदार्थों का परिवहन समझ गए ना? पदार्थों का परिवहन का मतलब हो गया कि हमारी कोशिका या पादप की कोशिका मूल स्रोत से जो जरूरी चीज है उसको प्राप्त करेंगे और शरीर के सभी भागों में पहुंचा देंगे। और शरीर के सभी भागों में जो अनुपयोगी पदार्थ बना हुआ है, बेकार पदार्थ बना हुआ है, हानिकारक पदार्थ बना हुआ है, उसको रिसीव कर लेगा, ले लेगा। समझे? और उसका जो स्थान बना हुआ है जहां पर रखने का, उसके गंतव्य स्थान तक उसको पहुंचा देगा। समझे? उसी को कहते हैं हम लोग पदार्थों का परिवहन। समझे? उसको क्या बोलते हैं? पदार्थों का परिवहन।